चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2, इसका नाम लिखना है आपको बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो चैप्टर 1 के अंदर ही ये एक दूसरा पार्ट है बेसिकली, इसका इसीलिए नाम है यूनिट 2। इसके अंदर हम इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत ही छोटा यूनिट है, इसका नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर कुछ समस्याएं होती हैं। इसके ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, राइट। इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो हम इस चैप्टर में पहले आपको प्रॉब्लम्स बताते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर कुछ समस्याएं होती हैं, है ना, या इनफैक्ट हर इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे कोई भी इकोनॉमी हो। आप किसी भी इकोनॉमी का एग्जांपल लोगे तो हर इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है। तो उनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हर इकोनॉमी में कॉमन होती हैं। तो क्या हैं वो प्रॉब्लम्स? सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये आपने इसका मतलब सुन रखा है, बहुत बढ़िया। व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, तो पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम जो होती है वो मेनली दो चीज़ों से डील करती है ना, वो मेनली दो चीज़ों से डील करती है। एक तो डील करती है कि क्या बनाना है, क्या से डील करती है, क्या बनाएं, और दूसरा वो डील करती है कितना बनाएं। तो इसमें अगर दो हिंदी में कीवर्ड्स लिखने हो तो हिंदी में कीवर्ड्स हो गए कि भाई क्या बनाएंगे और कितना बनाएंगे। तो इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या का मतलब हो गया व्हाट, और कितना का मतलब हो गया हाँ हाउ मच, या इन व्हाट, इन विच क्वांटिटीज़, कि कितना बनाएंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम जो होती है ये दो चीज़ों को कवर करती है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। जैसे घर में अगर हम मदर का एग्जांपल लें तो रोज़ मदर को ये प्रॉब्लम आती है कि आज क्या बनाना है और कितना बनाना है। तो ये पहली प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर भी प्रॉब्लम आती है कि इकोनॉमी को ये सोचना पड़ता है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। तो अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझें इकोनॉमी के नज़रिए से, तो उसको ये सोचना पड़ता है, उसको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कंज्यूमर गुड बनाऊं या कैपिटल गुड बनाऊं। तो ये आप भी लिख लो करली ब्रैकेट बनाकर कि कंज्यूमर गुड बनाऊं या कैपिटल गुड बनाऊं और कितना बनाऊं। ये एक प्रॉब्लम है। जैसे घर में मदर को प्रॉब्लम है कि आज दाल बनाऊं कि सब्ज़ी बनाऊं कि चावल बनाऊं और फिर कितना बनाऊं। तो सेम प्रॉब्लम आप समझ लो इकोनॉमी को भी होती है। तो अब कंज्यूमर गुड किसको कहते हैं बताइए? जो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है कंज्यूमर। ठीक है, तो ऐसी कोई एग्जाम्पल बता दो। मोटरसाइकिल, आपने मोटरसाइकिल खरीद ली, और रेफ्रिजरेटर, कार, एसी खरीद लिया आपने, पेन, मिल्क, ब्रेड एटसेट्रा। ठीक है, तो अल्टीमेट कंज्यूमर जो भी खरीद रहा है, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें कंज्यूमर गुड हो गए। ठीक है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है। और कैपिटल गुड के भी कुछ एग्जांपल, जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं, फॉर द प्रोडक्शन, जैसे मशीन, इक्विपमेंट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इकोनॉमी में ना दो तरह के गुड्स होते हैं, और उसका लॉजिक भी होता है कि इकोनॉमी में ना दो तरह के सेक्टर्स होते हैं। एक सेक्टर को बोलते हैं हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स का मतलब होता है जो लोग कंज्यूम करते हैं, जिनका काम है कंजम्पशन करने का। जैसे आप सब बच्चे, आपका काम इकोनॉमी में क्या होता है? कंजम्पशन करने का। तो जो भी सामान आप खरीदते हो वो कंज्यूमर गुड होते हैं। लेकिन इकोनॉमी में एक दूसरा सेक्टर भी होता है जिसको बोलते हैं फर्म्स।
या जिसको कुछ लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो उनका काम इकनॉमी में क्या होता है? प्रोडक्शन करने का। हाँ, तो उनको तो मशीनें चाहिए, उनको इक्विपमेंट चाहिए, तो वो जो सामान खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अब एज एन इकनॉमी, अगर मैं मान लो इकनॉमी हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि मैं कंज्यूमर के लिए गुड बनाऊँ या मैं प्रोड्यूसर के लिए गुड बनाऊँ, यानी कि मैं कंज्यूमर गुड बनाऊँ या मैं प्रोड्यूसर गुड बनाऊँ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, कि इकनॉमी को ये प्रॉब्लम आती है। और ये सिर्फ हमारी इकनॉमी को नहीं है, ये सभी इकनॉमीज़ में है, चाइना हो, यूएस हो, जापान हो, हर इकनॉमी में ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें ये सोचना पड़ता है कि क्या बनाना है। तो समझ गए पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर लिखते हैं नंबर 2, दूसरी भी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाँ, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है, हिंदी में लिखें तो कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। तो जब हम हाउ टू प्रोड्यूस की बात करते हैं कि कैसे बनाएं, तो उसमें जनरली चॉइस होती है ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो घर में अगर हम मदर का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसी को अगर कंटिन्यू करें, तो मदर को ये चॉइस करनी पड़ती है कि आज अगर हमें रोटी बनानी है, आज हमें दाल बनानी है, आज हमें सब्ज़ी बनानी है, आज हमें कुछ भी बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे हम, यानी कि उसको बनाने के लिए कौन सी टेक्निक को चूज़ करेंगे। तो कभी कभी मम्मी सोचती हैं कि चलो आज हाथ से बनाएंगे, तो हाथ से बनाने को लेबर इंटेंसिव टेक्निक कह सकते हैं, राइट। और कभी कभी मम्मी सोचती हैं कि चलो मशीन से बनाएंगे, मिक्सर ग्राइंडर में बनाएंगे, तो उसको बोल सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, राइट। तो इसी तरह इकनॉमी के अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है कि हमको कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करना है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जिसमें हम मज़दूर से ज़्यादा काम करवाते हैं, मैनुअल काम ज़्यादा करते हैं, मशीन का यूज़ कम करते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है जिसमें आप मज़दूर से काम कम करवाते हो, मशीन से काम ज़्यादा करवाते हो। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं थोड़ा सा और बेहतर। तो अगर मान लो हमें कोई कपड़ा बनाना है, ठीक है, टी शर्ट बनानी है, तो हमारे साथ दो तरह की इंडस्ट्रियों के अंदर काम हो सकते हैं। हम कह सकते हैं हैंडलूम इंडस्ट्री। हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर हाथों से हाथ के कारीगर कपड़ा सिल के बना दें, तो वो हो गई लेबर इंटेंसिव टेक्निक। या फिर हम कह सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कपड़ा सीधा मशीन में जाएगा, मशीन घूमेगी और अपने आप टी शर्ट बन के तैयार हो जाएगी, डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, वो हम बोल सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इकनॉमी को ये सोचना पड़ता है कि यार हम कैसे बनाएं, कपड़े तो बनाने हैं, लेकिन वो कपड़े बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का सहारा लें। तो ये प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये समझ आई प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो वो आप लिखो स्टार डाल के। क्वेश्चन ये आता है, कौन सी इकनॉमी यूजेस लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कौन सी इकनॉमी लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करेगी। तो 4 ऑप्शन ले लो। पहला है डेवलप्ड, दूसरा है डेवलपिंग, तीसरा है सोशलिस्ट, चौथा है अंडर डेवलप्ड, चलो एक और दे देता हूँ, 5वां भी लिख लो, कैपिटलिस्ट।
तो कौन सी इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी? तो डेवलप्ड वाली क्यों? रीज़न? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरत है। ये कहाँ लिखा? ये तो आप मन में सोच रहे हो। कहाँ लिखा उसने कि मेरे को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है? मेरा देश फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चल रहा है। अंडर डेवलप्ड क्यों? रीज़न? हाँ मतलब रीज़न। सोशलिस्ट का क्या रीज़न है? यूज़ करेगी। और अंडर डेवलप्ड का रीज़न? नहीं, इनका भी तो सुन ले पॉइंट। इनके पास अंडर डेवलप्ड के पास मशीनें और इक्विपमेंट इतने ज़्यादा नहीं होंगे, जिस वजह से अंडर डेवलप्ड इकनॉमियों को लेबर से काम कराना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो भाई बहुत सारे उत्तर आ गए हैं, अच्छी बात है ये। तो मज़ेदार बात ये है कि आपके लिए क्या कि ये सारे उत्तर गलत हैं, तो आपको ब्लॉक बनाकर काटने हैं। तो इसका बस एक ही आंसर है जो घर से आपको रट के जाना है अच्छे से, कि कौन सी इकनॉमी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी। उस इकनॉमी को बोलते हैं, बड़ा बड़ा लिखना है जी, लेबर सरप्लस इकनॉमी। लेबर सरप्लस इकनॉमी। हमें मतलब नहीं है वो डेवलप्ड है अनडेवलप्ड है सोशलिस्ट है क्या, अपने को कोई मतलब नहीं है सब ड्रामों से। हमें सिर्फ ये देखना है अगर उस इकनॉमी में लेबर ज़्यादा है, लेबर की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेबर सरप्लस है वहाँ पे। सरप्लस का मतलब है जैसे चाइना या इंडिया मान लो, यहाँ पर मज़दूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी इकनॉमी में हम लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमारे पास वो चीज़ ज़्यादा है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो डेवलप है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, सोशलिस्ट, ये तो सब पागल बनाने के लिए ऑप्शन देते हैं। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन यूज़ करेगा? जो लेबर सरप्लस इकनॉमी। अच्छा, सिमिलरली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन यूज़ करेगा? हाँ, तो उसका आंसर हो गया कैपिटल सरप्लस इकनॉमी। जैसे जापान, तो जापान जो देश है या इकनॉमी, वो उनके पास टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हैं, वो उसमें सरप्लस है, तो वो यूज़ करेंगे। तो हर इकनॉमी अपने हिसाब से या तो लेबर सरप्लस होगी तो वो यूज़ करेगी, या कैपिटल सरप्लस होगी तो वो यूज़ करेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, बोल सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन पता नहीं, मेरे नॉलेज में तो कभी ऐसा दिया नहीं बाकी दे दे तो अलग की बात है, लेकिन लॉजिक समझ गए। तो लेबर सरप्लस इकनॉमी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी, और कैपिटल सरप्लस इकनॉमी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी। तो ये पूछ लेता है। तो खैर ये कौन सी प्रॉब्लम थी? हाउ टू प्रोड्यूस। तो अब ये प्रॉब्लम थी कि भाई कैसे बनाना है ना। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम भी होती है नंबर 3, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, राइट। फॉर whom to produce, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। for whom to produce को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कहते हैं। अब ये अगर इसका कीवर्ड लिखें पहले हिंदी में, इसका मतलब है सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके लिए बनाएं। तो अगर हम वही मदर वाला एग्जाम्पल लें, तो मदर को सबसे पहले तो प्रॉब्लम थी कि आज खाना क्या बनेगा, कितना बनेगा, फिर अगली प्रॉब्लम थी कैसे बनेगा। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम मदर को ये आएगी कि घर में अगर 3 बच्चे हैं तो खाना किसके लिए बनेगा। तो बच्चा तो कह रहा है तीनों के लिए बनेगा, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, आप एक मूल समस्या भूल रहे हो। इकनॉमी के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। तो मम्मी के पास जो आटा है उसमें सबके लिए रोटी नहीं बन सकती मेरे भाई, उसमें सिर्फ एक ही रोटी बनेगी जो किसी एक को मिलेगी।
क्योंकि रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड। तो आपने तो मुंह फाड़ के बोल दे भाई सबके लिए बन जाएगी, लेकिन इकोनॉमी में मूल समस्या क्या होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो सबके लिए नहीं बन सकती। तो अब तो प्रॉब्लम आ गई ना मम्मी के लिए भी कि भाई खाने की रोटी किसको मिलेगी, जो ज़्यादा क्या है, भूखा है। वो तो तीनों कहेंगे मैं भी भूखा हूँ। तो सॉल्यूशन पे नहीं जाना हमको, बच्चे दिमाग लगा रहे हैं किसको मिलेगी रोटी, हमें सॉल्यूशन पे नहीं जाना, हमें प्रॉब्लम समझनी है। बट प्रॉब्लम समझ गए आप कि किसके लिए गुड्स बनाने हैं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स बनाने हैं। इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कहते हैं। उसका रीज़न होता है, एक छोटी सी ड्राइंग बना लेते हैं। तो आप ऐसे एक छोटे से गुड्स बना लो। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम इसीलिए कहते हैं कि जो इकनॉमी में गुड्स होते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये गुड्स हम किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बोलते हैं, हाँ मतलब रिच सिंपल भाषा में, और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बोलते हैं पुअर सिंपल भाषा में। तो ये प्रॉब्लम आती है इकनॉमी को कि हम अपने गुड्स जो हैं, जो सामान है, वो किसको दें। तो बच्चा कह रहा है सर पुअर को दे दो। तो हमें सॉल्यूशन नहीं सोचना, हमें प्रॉब्लम पे डिस्कशन करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि इकनॉमी को ये समस्या आती है कि गुड्स किसके लिए बनाए जाएंगे, रिच के लिए बनाए जाएंगे या पुअर के लिए बनाए जाएंगे। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। तो ये तीसरी प्रॉब्लम होती है। तो समझिए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। उसके बाद होती है एक और चौथी प्रॉब्लम, नंबर 4। 4 प्रॉब्लम्स होती हैं। चौथी प्रॉब्लम का नाम होता है व्हाट प्रोविजंस should be made, हाँ बिल्कुल सही शुभम भाई, what provisions should be made for economic growth। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। what provisions should be made फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बचपन में सिर्फ आपने शायद 3 पढ़ी होंगी, है ना, ये वाली नहीं पढ़ाते, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है। ये भी हर इकोनॉमी में, क्योंकि अब आजकल ये भी प्रॉब्लम हर इकोनॉमी को आ रही है, तो इसीलिए ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, हर इकोनॉमी को आती है। अब इसका क्या मतलब होता है, पहले एक लाइन लिखते हैं फिर समझाता हूँ। इसमें लिखना है हाउ मच सेविंग and investment, how much saving and investment should be made for future progress, how much saving and investment should be made for future progress। इसमें सेविंग को ब्लॉक कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर लेते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेस को अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो देखो, इसका मतलब ये है, आज हर इकोनॉमी को प्रॉब्लम आती है। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो हम अपनी इकनॉमी का एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मान लेते हैं ये हमारी इंडियन इकनॉमी है। तो भाई इंडियन इकनॉमी के पास अपने कुछ साधन हैं। साधन का मतलब है रिसोर्सेज हैं, और हमें ये पता है कि इनके साथ लिमिटेशन ये है कि रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सोचो कि कोई आपको ये बोले कि भाई आपकी जो पूरी ज़िंदगी है, आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपको अभी हम 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन हाँ अब 5 करोड़ जो हैं ये बस इतने ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, और आपको अपनी पूरी ज़िंदगी काटनी।
आप तो फिर भी चलो अपनी पूरी ज़िंदगी काट लोगे, ठीक है, लेकिन इकनॉमी को तो 50-60 साल नहीं सोचना, उसको तो 500-600 और हज़ारों साल के आगे तक का सोचना है। तो इकनॉमी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज यही आती है कि यार हम अपने रिसोर्सेज को आज कितना खर्च करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पूरे 5 करोड़ रुपए आज ही खर्च कर दिए, आप आज ही लैम्बोर्गिनी खरीद के आ गए, कल उसका एक्सीडेंट हो गया, बस फिर तो पूरी ज़िंदगी क्या करोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा ना कि अगर मुझे 5 करोड़ रुपए में पूरी ज़िंदगी चलानी है तो भविष्य के लिए मैं कितने रुपए बचा कर चलूँ, कैसे हिसाब करूँ। पता चला 5 करोड़ आज ही खर्च कर दिए तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा खेल। ऐसी इकनॉमी के साथ होता है। इकनॉमी को भी ये सोचना पड़ता है कि अगर हमने सारे रिसोर्सेज आज ही खर्च कर दिए तो फिर तो भविष्य की फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा, मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो आपने ये कॉन्सेप्ट एक और नाम से भी शायद सुन रखा होगा, राइट, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि आपको डेवलप भी होना है, मतलब ग्रोथ भी होनी चाहिए, लेकिन भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो बस इसी कहानी पर ये प्रॉब्लम है। कहानी का नाम है या प्रॉब्लम का नाम है व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब आप कितने रिसोर्सेज अपने बचा कर रखोगे या यूज़ करोगे ताकि भविष्य में भी मतलब ग्रोथ होती रहे या फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं, वो लिखा भी है नीचे कि हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। ठीक है, तो समझ गए वाली प्रॉब्लम भी सब बच्चे? ठीक है, तो यही इसमें मतलब कहानी होती है मेनली। तो कुल मिलाकर हमारी 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हाँ हम फोकस 3 पर ही करते हैं। तो चौथी वाली तो ठीक है लिख ली, तो 3 पे फोकस कर लेना। तो पहली प्रॉब्लम क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी प्रॉब्लम क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस, है ना। अब वो फोकस नहीं करना तो वो छोड़ देते हैं। तो पहले इसको अगर समराइज़ कर लूँ ज़रा सा, तो पहली प्रॉब्लम तो क्या हो गई, क्या बनाना है और कितना बनाना है, ठीक है, ये हो गई पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हो गई कैसे बनाना है, और तीसरी प्रॉब्लम हो गई किसके लिए बनाना है, ठीक है। चलो, तो ये तो पहले हमने प्रॉब्लम्स पढ़ ली। अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप बताओ क्या है। मुद्दा सॉल्यूशंस है। अब पहला टॉपिक तो था प्रॉब्लम, वो तो आपने पढ़ ली। अब इनका समाधान बताइए, क्या बनाएं, कितना बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बताओ क्या बनाएं, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। तो डिमांड तो मैडम अल्कोहल की ज़्यादा है, सिगरेट्स की ज़्यादा है, नशे की ज़्यादा है, तो कह दो इकनॉमी में कि यही बनाएं। तो ये उत्तर तो नहीं जमा कि जिसकी डिमांड ज़्यादा है। जीडीपी तो कुछ भी प्रोडक्शन करोगे बढ़ जाएगा। अल्कोहल का प्रोडक्शन से भी जीडीपी बढ़ जाएगा, सिगरेट के प्रोडक्शन से भी जीडीपी बढ़ जाएगा। भाई जीडीपी ये थोड़ी ना डिफरेंशिएट करता है कि ये अच्छा है बुरा है। जीडीपी का मतलब क्या है, प्रोडक्शन बढ़ना। तो वो तो जिससे वेलफेयर हो, तो वेलफेयर होगा गरीबों के लिए अस्पताल खोलने से, हाँ और क्या, गरीबों के लिए स्कूल खोलने से, कॉलेजेस खोलने से, नौकरियां प्रोवाइड करने से, उससे वेलफेयर होगा। लेकिन उससे फिर देश नहीं चल पाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे। सोच सही है आपकी, लेकिन इतना आसान अगर होता इकनॉमी के लिए सोचना कि भाई क्या बनाना है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही क्या थी। फिर तो आप जैसे महान विद्वान बैठे, आपने तो सॉल्व कर दी सारी प्रॉब्लम कि ये बनाना है। तो बताओ क्या बनाना है। चलो, तो मतलब आप से नहीं हो पाएगा, है। चलो ठीक है, तो हम सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मज़ेदार बात ये होती है कि सॉल्यूशंस जो होते हैं ना इन तीनों प्रॉब्लम के,
वो जनरलाइज नहीं होते, मतलब वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस नहीं होते। उसका रीज़न है, अगर कोई बच्चा मेरे पास 1 साल का टाइम लेकर आता है और वो पूछता है कि सर मैं एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करूं, तो मैं एक अलग सॉल्यूशन बताऊंगा। और अगर कोई बच्चा आता है एग्ज़ाम से 2 दिन पहले का टाइम लेकर कि सर मैं कैसे प्रिपेयर करूं, तो मैं अलग सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सॉल्यूशन कभी भी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अलग अलग इकोनॉमियों में अलग अलग तरह से बिहेव कर रही होंगी, तो इनके सॉल्यूशंस भी कभी भी स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। अब घर में क्या बनेगा खाना, इंडिया में आपकी मदर को भी ये प्रॉब्लम है, यूएस में जॉन सीना की मदर को भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन जॉन सीना की मदर ये सोच रही होंगी कि भाई आज चिकन बर्गर बनेगा कि हैम बर्गर बनेगा। आपकी मदर क्या सोच रही होंगी कि आज घर में रोटी बनेगी कि चावल बनेंगे। तो मैं एक सॉल्यूशन एक नहीं दे सकता ना। बात समझ आ रही है आपको? एग्जाम्पल समझ आए? तो कभी भी इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक नहीं हो सकता। इनका सॉल्यूशन समझने के लिए पहले हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि दुनिया में कितनी तरह की इकनॉमियाँ हैं। तो बताओ कितनी तरह की इकनॉमियाँ हैं? 3 तरह की। कौन कौन सी? अच्छा ठीक है, तो क्या क्या बोले, एक बार दोबारा बोलो। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट और मिक्स। अच्छा, मिक्स्ड कोई अपना कुछ महत्व है उसका, अपना कोई अस्तित्व है, या वो दोनों का मिक्सचर है बस? हाँ, तो टेक्निकली हम मानते हैं कि 2 ही तरह के इकोनॉमिक सिस्टम हो, है ना। हम 2 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम मानते हैं, एक कैपिटलिस्ट और एक सोशलिस्ट, क्योंकि मिक्स तो कुछ है नहीं ना, मिक्स तो मिक्स हो गया। तो अब आपके जो ये सॉल्यूशंस हैं ये किस बात पर डिपेंड करते हैं? टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो हम दोनों तरह के सिस्टम्स पढ़ेंगे। तो अब ऐसा करते हैं, पहले मेन हेडिंग 1 डालते हैं, है ना। ये तो ऐसे ही छोटा सा लिख रहा था, तो ये नहीं लिखना। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालना या स्टार डालना बड़ी बड़ी। आज मैं आपको कोशिश करता हूँ कम से कम एक अच्छे से कवर करवाऊँ। तो आज मैं पहले आपको कैपिटलिस्ट इकनॉमी के बारे में डिस्कशन करवाऊँगा। कैपिटलिस्ट इकनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकनॉमी जो है, बेसिकली हम इसके बारे में कुछ फीचर्स लिखते हैं, इनके बारे में हम कुछ पढ़ाई करते हैं, ये। लेकिन हो सकता है वो फीचर्स आपको थोड़े से अनरियलिस्टिक लगें, बिल्कुल लग सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी इकनॉमियाँ पूरी तरह से या सारे फीचर्स नहीं रखती कैपिटलिस्ट के। जैसे क्या आज के समय में आपको दैत्य, राक्षस, असुर दिखाई देते हैं सड़कों पर? नहीं दिखते ना। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे आपको ज़रूर मिल जाएंगे जिनके अंदर उनके क्या होंगे, कुछ लक्षण होंगे, है ना। तो ऐसे ही कैपिटलिस्ट इकनॉमी के जो फीचर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो सारे आपको आज नज़र आएंगे कि ओ ये भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इनके कुछ फीचरों का आपको लक्षण थोड़ा थोड़ा कुछ इकनॉमियों में शायद नज़र आ जाए। हो सकता है कैपिटलिस्ट इकनॉमी के 1-2 पॉइंट यूएस की इकनॉमी से मेल खाते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इसमें जो हम फीचर्स पढ़ते हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं, वो सिर्फ आपको फीचर्स सिखाए जा रहे हैं। जैसे अगर मुझे असुर के बारे में फीचर्स सिखाने हो कि भाई असुर कौन, तो उनके बारे में मैं जो भी फीचर बताऊंगा तो हो सकता है वो आज ना दिखें, लेकिन फीचर तो फीचर है। तो ऐसी कैपिटलिस्ट इकनॉमी की हम जो बातें पढ़ेंगे, आप उसको प्रैक्टिकली मत रिलेट करना, क्योंकि कुछ बातें हो सकता है आज के ज़माने में ना चले, लेकिन हाँ फीचर तो फीचर है। चलो, तो पहले तो खैर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं फ्री मार्केट इकनॉमी। हाँ, फ्री मार्केट इकनॉमी। और लेज़ेज़-फेयर, LAISSEZFAIRE। लेज़ेज़-फेयर एक लीडरशिप स्टाइल होता है वैसे तो, है ना। अच्छा, आपने पढ़ रखा होगा बिजनेस स्टडीज़ के अंदर शायद, जिसका मतलब ये होता है, जो तो आप दोबारा लिख लो, पॉलिसी ऑफ लीविंग थिंग्स
पॉलिसी ऑफ लीविंग थिंग्स टू टेक देयर ओन कोर्स, पॉलिसी ऑफ लिविंग थिंग्स टू टेक देयर ओन कोर्स, मतलब ये कि आप छोड़ देते हो कि भाई अपने आप हो जाएगा, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये एक लीडरशिप स्टाइल होता है, तो उसको बोलते हैं लेजेस फेयर। तो इस इकनॉमी में जब आप फीचर्स देखोगे ना, तो आपको भी लगेगा कि हाँ इसमें ऐसे ही हो रहा है, कि कोई कंट्रोल नहीं करता, अब छोड़ देते हैं कि ठीक है अपने आप होगा। तो इसको फ्री मार्केट इकनॉमी या लेजेस फेयर या कैपिटलिस्ट इकनॉमी बोलते हैं। और इसके अगर हम क्लोज एग्जांपल्स लिखें, क्लोज आज के ज़माने के, हाँ तो यूएस कह सकते हो आप, साउथ कोरिया गए हो कभी? हांगकांग, तो यूएस सोच लो, यूएस फिर भी थोड़ा सा मतलब ये है कि न्यूज़ व्यूज़ में आ जाता है, थोड़ा सा आपको लगेगा जाना पहचाना सा, बाकी तो क्या ही पता हमें, है ना। हाँ और क्या, अब साउथ कोरिया के बोल भी देंगे तो क्या सोच लोगे आप, है ना, तो कुछ नहीं पता। अब यूएस फिर भी सोच सकते हो, तो आप यूएस को ही बेस बना लेना, यूएस क्लोज एग्जाम्पल हो गया। तो कैपिटलिस्ट इकनॉमी जो होती है उसके हम फीचर्स पढ़ते हैं, तो समझेंगे कि आखिर कैपिटलिस्ट इकनॉमी है क्या। चलो तो पहले सबसे पहले लिखते हैं फीचर्स। ठीक है, इसको बादल बना लेते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब मैं आपको लिखवाता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि क्या क्या फीचर्स हैं। तो नंबर 1 पहला फीचर होता है यहाँ पे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो 2-3 लिख लो, फिर एक साथ समझाऊंगा। पहला हो गया राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, तीसरा हो गया फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। तो पहले 3 लिखते हैं। तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, पहले 3 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आओ देखें। इन तीनों का मतलब होता है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब तो है, राइट मतलब अधिकार, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इस इकनॉमी के अंदर कोई मान लो इंडिविजुअल आदमी है, तो उसके पास किसी भी तरह की अपनी प्रॉपर्टी रखने का पूरा अधिकार होता है। अब जैसे यहाँ पर आप सोचो कि भाई कोई आप कहो कि ये ताजमहल है, इसका मालिक मैं, तो ऐसा नहीं होएगा इंडिया के अंदर, है। तो इंडिया के अंदर राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी पूरी तरह से नहीं है। आप सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हो कि ठीक है आपने घर खरीद लिया, ज़मीन खरीद ली, प्रॉपर्टी ले ली, प्लॉट ले ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी चले गए और कुछ भी खरीद लिया, कुछ भी सोच लो कि वही आपकी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक फीचर होता है कि वहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो वहाँ पे जिस आदमी के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो उसका मालिक है, वो कुछ भी ओन कर सकता है। तो इसको बोलते हैं राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। दूसरा होता है जी फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, और उसी का भाई फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, मतलब हर तरह की फ्रीडम होती है। एंटरप्राइज का मतलब हो गया कि बिजनेस की फ्रीडम, है ना, कुछ भी बिजनेस कर सकते हो आप, जो मर्जी बना सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ मर्जी कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो। लेकिन आप हर इकनॉमी में शायद ये फ्रीडम ना रख पाओ। अगर इंडिया का भी एग्जांपल लो तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कोई अल्कोहल की शॉप खोल के बैठ जाओ और थोड़ी सी दूरी पर कोई रिलीजियस प्लेस हो, तो ऐसा नहीं होगा, मना कर देंगे। लेकिन इस इकनॉमी में जो है वो फ्रीडम है बिजनेस की, कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, कोई रोक टोक नहीं होगी। इसी तरह कंज्यूमर को भी पूरी फ्रीडम होती है, इकोनॉमिक चॉइस होता है।
वो जो मर्ज़ी खरीद सकता है, वो जो मर्ज़ी डिमांड कर सकता है, वो जहाँ मर्ज़ी खर्च कर सकता है। यहाँ पर आर्थिक आज़ादी है कुछ भी करने की, क्योंकि यहाँ पर सरकार नहीं होती। तो पता चला 5 साल का बच्चा सिगरेट लेने जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। 2 साल का बच्चा अल्कोहल की बोतल खरीदने जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पर इंडिया में शायद आप ये नहीं कर सकते। तो ये फिलहाल 3 फीचर समझ आ गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। फ्रीडम है चॉइस की, फ्रीडम है एंटरप्राइज की, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसके बाद और लिखते हैं मोटिव, हाँ वो लिख लेते हैं, इज प्रॉफिट ओनली। ये इकोनॉमी प्रॉफिट ड्रिवन होती है ना। अभी और लिखते हैं फीचर, फिर एक साथ समझाता हूँ। नंबर 5, हाई कंपटीशन, नंबर 6, हाँ वो भी होगा, नो गवर्नमेंट। पहले ये 3 समझा देता हूँ। मोटिव इज प्रॉफिट ओनली, हाई कंपटीशन, नो गवर्नमेंट। अब इस इकोनॉमी के अंदर फीचर क्या होता है कि ये इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ड्रिवन होती है। प्रॉफिट ड्रिवन मतलब कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना जानते हैं या वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हर इंसान की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है मुनाफा कमाने का। तो ये इकोनॉमी प्रॉफिट ड्रिवन होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा, क्योंकि प्रॉफिट ड्रिवन होती है ये इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर हर आदमी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा रहता है, कोशिश करता है। हर बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट ऊपर लाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए ऐसी इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत हाई होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है। और यहाँ पर जैसे ये तो बता ही दिया, नो गवर्नमेंट, यहाँ पर कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होती। ये इकोनॉमी में अपने आप चीज़ें चलती हैं, जिसके पास जो प्रॉपर्टी है वो मालिक, जिसके पास जो रिसोर्स है वो खुद कंट्रोल करेगा, सरकार नहीं होती। उसके बाद नंबर 7 जो सर ने बोला, कंज्यूमर सोवरेनिटी। सोवर लिख के EIGNITY, कंज्यूमर सोवरेनिटी। तो सोवेरियन शब्द हो गया, उसी से डिराइव हो गया सोवरेनिटी। तो कंज्यूमर मतलब ग्राहक, और सोवेरियन वर्ड का मतलब होता है, अगर आप डिक्शनरी में देखोगे, किंग। सोवेरियन वर्ड का मतलब होता है, पुराना शब्द है किंग। तो ये फीचर का मतलब होता है कि ग्राहक ही यहाँ पर किंग है, कंज्यूमर किंग होता है यहाँ पर इस इकोनॉमी में। क्यों किंग होता है? क्योंकि कंज्यूमर के पास पूरी आज़ादी है, वो जो भी चीज़ खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, और इनफैक्ट वो जिस चीज़ की डिमांड करता है तो इकोनॉमी भी वो प्रोडक्ट्स बना देती है। तो इस इकोनॉमी में माना जाता है कंज्यूमर किंग है, कंज्यूमर सोवरेनिटी। तो समझ आ रहा है भाइयों बहनों सारे पॉइंट्स? इसके बाद हाँ, वो सबसे बड़ा इनका फीचर होता है पॉइंट नंबर 8, वो लिखते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू प्राइस डिटर्मिनेशन central problems are solved through price determination of market forces of demand and supply। तो इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि ये इकोनॉमी मतलब अपने आप छोड़ देती है ग्राहक को और प्रोड्यूसर को छोड़ देती है। कैसे छोड़ देती है? कहती है भाई तुम लोग आपस में करते रहो जो करना है,
सरकार तो कोई होती नहीं है, तो यहाँ पर मार्केट फोर्सेस जो हैं डिमांड और सप्लाई के, उसी से किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है। जैसे कैसे, एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये हम वैसे आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे। अब आप बाज़ार में पेन खरीदने गए मान लो, तो आपके जैसे बहुत सारे कंज्यूमर्स पेन खरीदने जाएंगे। तो मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स की एक डिमांड होती है। कंज्यूमर्स की डिमांड को अगर कर्व बना दे तो एक डिमांड कर्व बन जाता है। कंज्यूमर्स की डिमांड का एक कर्व बना दे तो क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व। फिर मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी होते हैं जो पेन बेचते हैं, हाँ, सप्लायर्स या प्रोड्यूसर्स। उन बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की सप्लाई का भी अगर कर्व बना दें तो एक सप्लाई कर्व बन जाएगा। नहीं बनाओ मत, बस सुन लो, बाकी मज़ा आ रहा है तो बना लो, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स का क्या होता है, डिमांड कर्व, और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का क्या होता है, सप्लाई का। सरकार कुछ नहीं करती, सरकार तो है ही नहीं तो करेगी क्या। तो ये इकोनॉमी में अपने आप कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों बाजार में मिलते हैं, कहते हैं आ जाओ भाई मुलाकात हो गई। अब जिस पॉइंट पे मुलाकात हो जाती है ना, हाँ इक्विलिब्रियम बोलते हैं, वहाँ पर जो भी प्राइस निकलेगा, वहाँ पे पेन का प्राइस निकल गया 5,500 रुपये, तो फिर वही प्राइस होगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये तो महंगा है सस्ता है, महंगा सस्ता कुछ नहीं, क्योंकि प्राइस डिटर्मिनेशन यहाँ पर मार्केट फोर्सेस से अपने आप होता है। तो सरकार कुछ नहीं करेगी या मतलब कोई भी कुछ नहीं करता। तो इस इकनॉमी में ये मॉडल है, इसीलिए इस इकनॉमी का नाम होता है फ्री मार्केट इकनॉमी। यहाँ पर बाज़ार फ्री है, जहाँ सप्लायर और मतलब कंज्यूमर अपने आप प्राइस निकाल रहे हैं, वो फ्री मार्केट होती है। तो ये एक फ्री मार्केट इकनॉमी होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से अपने आप प्राइस डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए मेरे भाइयों बहनों, तो सारे फीचर अच्छे से क्लियर हो गए, मतलब सबका मीनिंग समझ आ गया, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा ना कि यार प्रैक्टिकली तो ये हमें नहीं लग रहा कहीं हो रहा है ना। तो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा होगा शायद, लेकिन ये कैपिटलिस्ट इकनॉमी के सब फीचर्स हैं कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब क्या हैं, फीचर्स। तो समझ आ गए सारे फीचर्स, चलो ठीक है। अब इसी के जस्ट नीचे लिखते हैं कि भाई इस इकनॉमी के क्या कोई फ़ायदे हैं। तो अगला सितारा बन गया मेरिट्स। तो मेरिट्स लिखने से एक बार पहले दोबारा सारे देख लेते हैं, चलो। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब क्या, हाँ, कि यहाँ पर कंज्यूमर को मानते हैं कि ये किंग है। और नो गवर्नमेंट का मतलब कोई सरकार नहीं है। हाई कंपटीशन, कंपटीशन बहुत हाई होता है, हर प्रोड्यूसर दूसरे से आगे निकलना चाहता है, हर व्यक्ति आगे निकलना चाहता है। मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट का मोटिव है। बाकी कंज्यूमर के पास भी पूरी फ्रीडम है, प्रोड्यूसर के पास भी पूरी फ्रीडम है बिजनेस करने की, और प्रॉपर्टी का राइट प्राइवेट है, मतलब हर आदमी के पास अपनी अपनी फुल प्रॉपर्टी हो सकती है, और किसी के पास ऐसा भी हो सकता है कि नहीं है, तो जो मालिक वो मालिक। तो ये इकनॉमी कुछ कुछ इस तरह की होती है। अच्छा, अब इस इकनॉमी के कुछ फ़ायदे लिख लेते हैं कि भैया इस इकनॉमी के फ़ायदे क्या हैं। तो 3 फ़ायदे लिखते हैं पहले, फिर वो तीनों समझेंगे। पहला फ़ायदा तो है ग्रेटर एफिशिएंसी, ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क। ठीक है, तो हाईलाइट भी करते रहते हैं एफिशिएंसी को और इंसेंटिव टू वर्क। दूसरा फ़ायदा है इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ फास्टर। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ फास्टर।
तीसरा भी लिखते थे पहले। नहीं दोस्त, वो बाद में लिखवाना है। पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 मेन फायदे पहले लिखवा दूँ ना। तो क्यों सर, ये 3 मेन फायदे क्या हैं, क्यों हैं? तो देखो, ये 3 मेन फायदे क्यों हैं इस इकोनॉमी में। तो आप ऐसे सोचो, एक ऐसी इकोनॉमी सोचो जहाँ पर हर इंसान प्रॉफिट कमाना चाहता है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। तो आप अपने आप का एग्जाम्पल लो। आप सब बच्चे यहाँ इस कमरे में भी बैठे हो, आप सब बच्चे आगे निकलना चाहते हो, आप सबका मोटिव है सक्सेसफुल होना, है ना? तो अगर सबका मोटिव है सक्सेसफुल होना, सबका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, तो आप काम कैसे करोगे? एफिशिएंसी के साथ। आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। आपको काम करने में मोटिवेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मोटिवेशन को बोलते हैं इंसेंटिव टू वर्क, कि काम करने के पीछे आपके मन में मतलब एक मोटिव है, काम करने के पीछे आपके मन में एक इंसेंटिव है कि हाँ मेहनत करो, मेहनत करेंगे तो ये मिलेगा, है ना? तो आप प्रॉफिट ड्रिवन हो सारे के सारे इस इकनॉमी में। जब सारे लोग मेहनत से काम करेंगे तो पूरी इकनॉमी की ग्रोथ क्या होगी? फास्टर। भाई सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो सीए इंस्टीट्यूट का नाम ज़्यादा होगा। और सारे बच्चे अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेंगे? ऑप्टिमम, क्योंकि सबका गोल है प्रॉफिट कमाना। तो वेस्टेज तो आप करोगे ही नहीं, आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करोगे। तो इस इकनॉमी के ये फ़ायदे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये पूरी इकनॉमी प्रॉफिट ड्रिवन होती। इस इकनॉमी में ना तो वेस्टेज होती रिसोर्सेज की, सारे लोग मेहनत से काम करते हैं, सबका मोटिवेशन ज़्यादा होता है, ग्रोथ फास्टर होती है इस इकनॉमी की। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा यूएस को लिंक करो तो आप देखोगे कि यूएस में कुछ कुछ बातें आपको फिट होती भी नज़र आएंगी, है ना? तो समझ आ गया पहले 3 मेरिट। और लिखते हैं मेरिट, और भी मेरिट्स हैं। और क्या मेरिट्स हैं? नंबर 4, हाँ, सेल्फ रेगुलेटिंग प्राइस मैकेनिज्म। एक ये लिख लेते हैं। दूसरा लिख लेते हैं कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड। और एक और लिख लेते हैं हाँ, वो भी लिख सकते हो फ्रीडम ऑफ चॉइस। हालांकि मतलब वो भी फीचर ही में लिख लिया था, लेकिन चलो एक और 7 भी लिख लेते हैं। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इज देयर। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इज देयर। ये क्या मेरिट्स हैं देखो, तो हाईलाइट कर लेते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग, कंज्यूमर्स का फ़ायदा रहता है, फ्रीडम है, और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इज देयर। तो देखो ये भी क्या क्या मेरिट्स हैं बेसिकली। पहला मेरिट तो हो गया कि भाई यहाँ पर आपको प्राइस मैकेनिज्म सेल्फ रेगुलेटिंग है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब है अपने आप हो रहा है। देखो ये तो आपको ऊपर समझाया था कि यहाँ पर प्राइस जो होता है वो अपने आप हर प्रोडक्ट का डिटरमाइन हो जाता है, गवर्नमेंट को या किसी भी अथॉरिटी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये अपने आप चलता रहता है, इसीलिए इसको लेजेस फेयर भी कहते हैं। लेजेस फेयर का मतलब क्या था? फ्री छोड़ दो, अपने आप सब चीज़ें होती रहेंगी। तो प्राइस मैकेनिज्म तो यहाँ फ्री है, कह रहे अपने आप निकल जाएगा, हमें टेंशन लेनी ही नहीं है, तो अपने आप प्राइस निकल जाता है। 5वां बेनिफिट है कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड। बताओ कंज्यूमर्स को क्यों बेनिफिट होता है? बिल्कुल सही, क्योंकि हाई कंपटीशन होता है। तो जब भी बाज़ार में कंपटीशन हाई होगा तो हर प्रोड्यूसर सोचेगा कि मैं ग्राहक को अच्छी से अच्छी चीज़ दूं
और सस्ते से सस्ते में दे पाऊँ ताकि मैं बाकियों से आगे निकल पाऊँ। तो जब भी बाज़ार में कंपटीशन ज़्यादा होता है तो उसका फ़ायदा कंज्यूमर को मिल जाता है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट सोच लो, आप किसी ऐसी जगह गए जहाँ सिर्फ एक ही आदमी गोलगप्पे बेच रहा है, तो हो सकता है वो बेकार गोलगप्पे बेचे, ज़्यादा पैसे ले, आप कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप एक दूसरी ऐसी जगह गए जहाँ पे 10 लोग गोलगप्पे बेच रहे हैं, तो उसमें आपके पास चॉइस अच्छी होगी, आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि हर गोलगप्पे वाला क्योंकि आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं तो वो आपको अच्छा प्रोडक्ट देने का सोचेगा। तो जब भी कंपटीशन ज़्यादा होगा तो उसका फ़ायदा कंज्यूमर को मिल जाता है। बाकी फ्रीडम ऑफ चॉइस तो चलो ऊपर पढ़ ही लिया था, वो तो है ही, आपके पास आज़ादी है कुछ भी करने की। और ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। तो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का मतलब क्या? डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क किसको बोलते हैं? कि भैया जहाँ कुछ भी करने की, कुछ भी कहने की, कुछ भी पहनने की, कुछ भी ओढ़ने की आज़ादी है और हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा, तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर कुछ भी करने की आज़ादी है ना? है, वो तो है, फीचर देख ही लिया आपने, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, और यहाँ पर कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा, क्योंकि क्या यहाँ पर कोई सरकार है? नहीं है, तो यहाँ कोई सरकार भी नहीं है। तो इस इकनॉमी में ना तो कोई कंट्रोल कर रहा और आपके पास पूरी आज़ादी है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। हाँ, तो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। तो यहाँ तक समझ आए मेरिट? और एक मेरिट और लिख लेते हैं, नंबर 8। इट रिवॉर्ड्स men of initiatives. It rewards men of initiatives and punishes inefficient तो इसका मतलब है ये इकनॉमी इनाम देती है। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। किसको इनाम मिलता है, किसको प्राइज़ मिलता है? उन लोगों को जो कुछ इनिशिएटिव लेना जानते हैं, जो इनोवेशन करना जानते हैं, आविष्कार करना जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इकनॉमी इनिशिएटिव्स लेने वाले लोगों को रिवॉर्ड करती है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा यूएस के एग्जाम्पल से और लिंक करना चाहो तो यूएस के अंदर लोग ज़्यादा इनोवेशन कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर कल्चर ही वही है बचपन से कि आप बनाओ कुछ नई चीज़, और उस नए बनाने को फिर वो इकनॉमी रिवॉर्ड भी करती है। इसीलिए ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग आप देखते हो जो इनोवेट करते हैं वो यूएस के अंदर से ही रहते हैं। लेकिन हाँ, आपके लिए दुख की बात यह है कि ये इकनॉमी फिर पनिश भी करती है, सज़ा भी मिलती है ऐसी इकनॉमी में। किसको सज़ा मिलती है? इनएफिशिएंट को, निकम्मे नाकारा लोगों को। तो जो वहाँ पे काम चोरी करेगा, काम नहीं करना चाहेगा, उसको ये इकनॉमी फिर पनिश करती है। तो ऐसी इकनॉमी में खतरा भी है फिर उन लोगों को जो कामचोर निकम्मे है ना। तो ये मतलब इस इकनॉमी का एक तरह से फ़ायदा है कि ये इकनॉमी रिवॉर्ड भी देगी अच्छे लोगों को जो मेहनती हैं, जो इनिशिएटिव लेते हैं, और पनिश भी करेगी उन लोगों को जो कामचोर हैं। तो इसीलिए ये इकनॉमी ज़्यादा ग्रो करती है, ये इकनॉमी ज़्यादा ग्रो करती है। तो बोलो जी, सबको समझ आ गए 8 मेरिट्स? एक बार 4th पॉइंट और समझ लेते हैं। दोस्त कह रहे हैं सेल्फ रेगुलेटिंग प्राइस मैकेनिज्म। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब होता है अपने आप। प्राइस का मतलब हो गया दाम, रेगुलेट मैकेनिज्म मतलब कि निकल जाता है। तो क्या यहाँ पर कोई सरकार प्राइस डिसाइड करती है? नहीं।
तो प्राइस कैसे पता चलेगा? हाँ जी, तो ये बच्चे बोल रहे हैं मार्केट फोर्सेस से, ऐसे। तो इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग प्राइस मैकेनिज्म। तो ये सरकार ने डिसाइड नहीं करा, प्राइस अपने आप निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्लियर हो गए सबको पॉइंट? सारे मेरिट्स ओके हो गए? चलो अब डीमेरिट्स पे चलते हैं फिर। सर नुकसान क्या हैं इस इकनॉमी के? तो डीमेरिट्स सुन के आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि एक एक डीमेरिट बड़ा खतरनाक है कैपिटलिस्ट इकनॉमी में। पहला तो बहुत ही खतरनाक है, वो है इनइक्वालिटी इज वेरी हाई। इनइक्वालिटी इज वेरी हाई, इसके ब्रैकेट में लिखना टू क्लासेस ऑफ सोसाइटी। तो इस इकनॉमी में खतरा ये है, डीमेरिट ये है कि ये समाज को दो टुकड़ों में तोड़ देती है। एक टुकड़े को कहते हैं हैव्स, HAVES, हैव्स, HAVES, और दूसरे टुकड़े को कहते हैं हैव नॉट्स, HAVE स्पेस नॉट्स, NOTS। इस इकनॉमी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये समाज के दो टुकड़े कर देती है भयंकर तरीके से। कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं जिनके पास खूब सारी प्रॉपर्टी है, आधे देश के मालिक वही बन जाते हैं। तो जो जिनके पास खूब सारी प्रॉपर्टी होती है तो उनको हैव्स कह दिया। हैव्स का मतलब जिनके पास है, हैव्स अमीर लोग, और हैव नॉट्स मतलब जिनके पास नहीं है, हाँ अपनी भाषा में पूरा। तो इस इकनॉमी में सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि ये इकनॉमी समाज के दो टुकड़े कर देती है, वो भी भयंकर वाले। तो कुछ लोग होंगे, कुछ 5-7 लोग होंगे जिनके पास पूरे देश के रिसोर्सेज होंगे, और बाकी बचा हुआ पूरा देश, मान लो 1 करोड़ लोग, उनके पास कुछ नहीं होगा। ऐसी भयंकर इनइक्वालिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सरकार तो है नहीं। तो अगर मान लो मैं ताजमहल का मालिक बन गया तो बस फिर तो मैं ही मालिक बन गया। मैंने कुतुब मीनार भी ले लिया, मैंने सारे मान लो पूरा आधा देश मैंने ले लिया, तो आधे देश का राजा तो मैं ही बन गया। सरकार तो मुझसे ले नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे सरकार तो कोई होती नहीं है। तो इस इकनॉमी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अमीर बहुत अमीर हो जाता है और वो गरीब को एक्सप्लॉइट करता है, और गरीब बेचारा और गरीब होता रहता है। तो ये इकनॉमी के अंदर इनइक्वालिटी ज़बरदस्त हो जाती है, भयंकर हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो 12th क्लास में, इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे हमारे प्रधानमंत्री उस समय के, उन्हें ऑप्शन था कि कैपिटलिस्ट इकनॉमी बनना है या नहीं, तो इसी रीज़न की वजह से छोड़ दिया था। तो भारत में अगर ऐसा हो जाता, जहाँ ऑलरेडी गरीबी बहुत थी, और हम अगर कैपिटलिस्ट बन जाते तो फिर तो ये हाल हो जाता। तो इसीलिए हम कैपिटलिस्ट इकनॉमी नहीं बने थे, अगर आपको ये बात याद हो तो। बट समझ गए पहला डीमेरिट? तो इनइक्वालिटी बहुत हाई हो जाएगी। दूसरा डीमेरिट, प्रॉपर्टी राइट्स आर ग्रेटर देन ह्यूमन राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स आर ग्रेटर देन ह्यूमन राइट्स। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि मान लो आप सड़क से जा रहे हो, आपको कोई आदमी
रास्ते में चोटिल नज़र आया, उसको चोट लगी है, उसके दोनों हाथ कट गए, खून निकल रहा है, और दूसरी तरफ आपको 10 रुपए का नोट नज़र आया, तो आप किधर भागोगे? 10 की नोट की तरफ, क्योंकि हम अभी कौन सी इकनॉमी में हैं? कैपिटलिस्ट इकनॉमी में। तो कैपिटलिस्ट इकनॉमी जो होती है वो प्रॉपर्टी राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ह्यूमन राइट्स को नहीं। इंसान मरे तो मरे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा मोटिव क्लियर है, हमें जीवन में क्या चाहिए? पैसा और प्रॉफिट, हाँ, प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी सी ड्राइंग अगर आपको लग रही है बनानी है तो बना सकते हो। तो ये भी डीमेरिट है इस इकनॉमी का। ठीक है, उसके बाद नंबर 3, थर्ड डीमेरिट है डिमांड पैटर्न डज नॉट रिप्रेजेंट रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी। डिमांड पैटर्न डज नॉट रिप्रेजेंट रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है और पूछ भी लेता है एग्ज़ाम में। तो इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक है डिमांड पैटर्न। तो डिमांड पैटर्न पहले समझा देता हूँ। डिमांड पैटर्न का मतलब होता है कि लोग जो चाह रहे हैं, ठीक है, लोग जो खरीदना चाहते हैं, कंज्यूमर जो खरीदना चाहता है। तो कंज्यूमर खरीदना चाहता है अल्कोहल, कंज्यूमर खरीदना चाहता है सिगरेट्स, कंज्यूमर खरीदना चाहता है नशे, कंज्यूमर खरीदना चाहता है बंदूकें। तो डिमांड पैटर्न तो ये है। तो डिमांड पैटर्न का मतलब होता है कि कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है, डिमांड पैटर्न। दूसरा टर्म होता है जी रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी। रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी का मतलब होता है समाज की सच्ची ज़रूरतें। समाज की सच्ची ज़रूरतें। अब समाज की सच्ची ज़रूरतें हैं कि भाई स्कूल होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, पार्क होने चाहिए, रोड्स होनी चाहिए, एटसेट्रा, है ना जी। तो अब इस इकनॉमी में सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि भैया इकनॉमी तो चलती है कंज्यूमर के हिसाब से। तो कंज्यूमर तो किन चीज़ों की डिमांड कर रहा है? इन सब चीज़ों की डिमांड कर रहा है, लेकिन समाज की एक्चुअल ज़रूरतें जो हैं वो कुछ और हैं। तो इस इकनॉमी में जो डिमांड पैटर्न होता है वो सोसाइटी की रियल नीड्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये मतलब है। तो डिमांड पैटर्न बिल्कुल अलग होगा, समाज की ज़रूरतें अलग हों। तो समझ गए मेरे भाइयों ये पॉइंट? तो ये है, तो ये बिल्कुल अलग अलग होता है, ये मैच नहीं करता। नहीं, कहाँ करते हैं हॉस्पिटल की डिमांड? वो तो कितने लोग होंगे? हाँ, हो तो सकते हैं, लेकिन ये तो मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, ये तो मैं एक कहानी बता रहा हूँ कि भाई डिमांड पैटर्न जो भी होता है वो इस इकोनॉमी में कई बार रियल नीड्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता। भाई आप बच्चे अपना हाल देखो ना, आपकी उम्र हो गई 17 साल, आपने किन चीज़ों की डिमांड करी? अगर वो लिस्ट निकलवा लूँ तो शायद बोलने लायक भी ना हो, है ना। तो आप में से किसी ने कभी डिमांड करी कि काश मेरे घर के पास हॉस्पिटल होता, काश मेरे घर के पास पार्क होता? तो आपकी डिमांड पैटर्न की अगर लिस्ट निकलवा ले तो कक्षा ना लगे, ठीक है, समझ गए दोस्त? चलो, तो आपको मतलब दिल पे नहीं लेना है पॉइंट, ये तो हम फीचर्स होते हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के पॉइंट्स है भाई, ठीक है, डिमांड पैटर्न अलग है यहाँ पे जो सोसाइटी की नीड्स को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, और डीमेरिट नंबर 4,
नो सोशल या नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, हायर एंड फायर पॉलिसी। अब देखो इस इकोनॉमी में ये भी खतरा। अब ये इकोनॉमी क्योंकि फास्ट पेसिंग इकोनॉमी होती है, प्रॉफिट ड्रिवन इकोनॉमी होती है। अब आपने 2 दिन काम नहीं करा, आपने 2 दिन बॉस को बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं आऊँगा, तो तीसरे दिन बॉस क्या बोलेगा? बाय, हाँ अब कभी मत आना। तो ये इकोनॉमी क्योंकि ये इकोनॉमी चलती ही ऐसी है, यहाँ पे इकोनॉमी का मोटिव ही प्रॉफिट ड्रिवन होता है। तो ये इकोनॉमी काम चोरों के लिए नहीं होती, इनएफिशिएंट के लिए नहीं होती। तो इस इकोनॉमी में हायर एंड फायर पॉलिसी चलती है। तो आपको रखेंगे, आपको नौकरी से निकाल भी सकते हैं, तो कोई आपको यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं। तो अगर आप थोड़ा रिलेट करोगे प्रैक्टिकली भी, तो ये जो ले ऑफ्स होते हैं, ले ऑफ्स का मतलब होता है क्या? बहुत सारे लोगों को एक साथ जब नौकरी से निकालते हैं उसको ले ऑफ्स बोलते हैं। तो ये ले ऑफ्स की न्यूज़ आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहले यूएस में ही शुरू होती है कि गूगल ने इतने लोगों को नौकरी से निकाला, माइक्रोसॉफ्ट ने इतने हज़ारों लोगों को एक साथ नौकरी से निकाला, है ना। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि जो भी कैपिटलिस्ट इकनॉमी वाली इकनॉमियाँ होंगी वो प्रॉफिट पे चलती हैं, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता नौकरी पे रखो निकालो, रखो निकालो, तो वो ऐसे काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 5, लेस ऑफ मैरिड गुड्स। इस इकनॉमी में ऑब्वियसली मैरिड गुड्स बहुत कम होंगे। मैरिड गुड्स हम पढ़ेंगे वैसे तो आगे चल के भी सिलेबस में, लेकिन वैसे मैरिड गुड्स क्या होते हैं, मतलब एजुकेशन और हेल्थ, इन्हें मैरिड गुड्स बोलते हैं। मैरिड मतलब कि अच्छे गुड्स जो होने चाहिए समाज के लिए। तो इस इकनॉमी में एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड गुड्स कम होंगे क्योंकि यहाँ पर मोटिव सोशल वेलफेयर का नहीं होता। तो हमें मतलब नहीं है कोई आदमी मर रहा है तो मरे हमारी बला से, हाँ। तो इस इकनॉमी में प्रॉफिट का मोटिव होता है। तो हमें लोगों की हेल्थ से क्या, हमें लोगों की एजुकेशन से क्या, बल्कि हम तो चाहेंगे कि आप अनपढ़ रहो, तभी तो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, है ना। तो ये इकनॉमी जो है इसमें मैरिड गुड्स की बहुत कमी होती है। तो ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कहीं मेरे को समझ रहे हो, ये सब कौन कह रहा है, कैपिटलिस्ट इकनॉमी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। शब्द जो है वो तो सब इस कैपिटलिस्ट इकनॉमी के फीचर्स हैं। और क्या डीमेरिट होता है, नंबर 6, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। यहाँ पर आर्थिक उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बहुत होती है, यानी कि अगर आप फिर से अगेन यूएस का एग्जाम्पल सोचो या कोई भी कैपिटलिस्ट इकनॉमी का एग्जाम्पल सोचो, तो इन इकनॉमीज़ में ही आप देखोगे कि पहले कुछ शुरू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेमन ब्रदर्स 2008 का जो बुरा दौर था, उससे पहले आईटी बबल 2000 का। तो जनरली इकोनॉमिक उठापटक, इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कभी मतलब इन्फ्लेशन हो जाएगा बहुत भयंकर, कभी डिफ्लेशन हो जाएगा बहुत भयंकर, है ना, कभी डिप्रेशन आ जाएगा बहुत भयंकर। तो ऐसी इकोनॉमीज़ में इनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अब जहाँ पर गवर्नमेंट रहती है, सरकार रहती है, वो कंट्रोल करके रखती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो है नहीं कोई, तो यहाँ पर इसीलिए इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पता चला पेन खरीदने गए और दुकानदार कह रहा है लाओ 5 लाख रुपए, हाँ, तो ऐसा हो सकता है, क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ सरकार तो है नहीं होता ना कंट्रोल, चलता ही रहता है। तो इसमें कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो है ही नहीं, तो यहाँ पर तो इसीलिए खतरनाक है ना बात। उसके बाद 7th,
फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोपॉलीज, फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोपॉलीज। मोनोपॉलीज किसे बोलते हैं? सिंगल, हाँ मतलब सिंगल सेलर सुना होगा आपने, मोनोपॉली जो पूरी मार्केट को डोमिनेंट कंट्रोल कर लेता है। अब यहाँ पर इस इकनॉमी में एक बहुत बड़ा खतरा होता है कि यहाँ पर मोनोपॉली फॉर्मुलेट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस पूरे देश में टोटल 4 अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, 1 2 3 और 4, बाकी बची हुई गरीबों के लिए। तो ये चारों क्या करेंगे, आपस में एक मोनोपॉली बना लेंगे, कहेंगे एक काम करते हैं हम चारों जने मिल जाते हैं, तो फिर तो पूरे देश पर इनका कंट्रोल, जो ये चाहें वही हो रहा है टेक्निकली। तो ये बहुत बड़ा खतरा है इस इकनॉमी का, डीमेरिट है कि यहाँ पर मोनोपॉलीज फॉर्मुलेट हो सकती बड़ी आसानी से, रिच लोग इकट्ठा हो सकते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोपॉली। लेकिन जहाँ पर सरकार होगी वो ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि सरकार जब होती है वो इसको रोकती है ना। तो भारत में या किसी भी और देश में मोनोपॉलीज को रोकने के भी कानून बने हुए हैं। तो यहाँ पर भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि 5 लोग मिलके सोचें चलो पूरा देश हमारा, नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो पॉइंट? तो इस इकनॉमी में हो सकता है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोपॉलीज। और क्या डीमेरिट है? नंबर 8, हाँ, कंज्यूमर सोवरेनिटी, जो पहले लिखा था वर्ड, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज मिथ। तो वही लिखता हूँ जो तुमने बोला। इसका मतलब है कि कंज्यूमर किंग है, ये पढ़ा था ना आपने अभी फीचर। तो ये बात क्या है? छलावा है, झूठ है, फरेब है, ये बात मिथ है। इस इकनॉमी में ये डीमेरिट इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कंज्यूमर किंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस इकनॉमी में हम किसको एक्सप्लॉइट भी सबसे ज़्यादा करते हैं? कंज्यूमर। क्योंकि देखो हमें तो प्रॉफिट कमाना है, तो आप सारा मिलावटी सामान भी किसको बेचोगे? कंज्यूमर को। आप बेवकूफ़ भी किसको बनाओगे? कंज्यूमर को। आप एक्सपायर्ड सामान पे नई पर्ची चिपका के ताज़ा वाली किसको बेचोगे? कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर सोवरेनिटी जो है वो सिर्फ मतलब नाम के लिए है, एक्चुअल में वो नहीं होती। इस इकनॉमी में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी कंज्यूमर को कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये भी एक पॉइंट हो गया, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज मिथ, झूठ है, नहीं है। तो अब देखो 8 डीमेरिट्स लिखे, तो सारे समझ आए डीमेरिट्स? तो अब कोई भी दिक्कत तो नहीं। तो इतनी स्टडी करके अब आपके मन में कैपिटलिस्ट इकनॉमी की एक छवि तो बनी गई होगी कि भाई ये क्या है। तो पहले बताओ, सबको अच्छे से क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? चलो तो मैं ज़रा ऊपर जा रहा हूँ। तो ये बताओ कि हम तो यहाँ पर थे, हाँ मतलब फीचर तो कर लिए थे, कि ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे होंगे, हमें तो ये डिस्कस करना था। तो इस इकनॉमी को तो समझ गए आप, फीचर्स देख लिए, फ़ायदे देख लिए, नुकसान देख लिए, तो आपके मन में एक छवि बन गई होगी इस इकनॉमी की। तो अभी थोड़ी देर उसी छवि में रहना है, उसी रोल में रहना है, ये सोचना है कि हम कैपिटलिस्ट इकनॉमी में हैं। अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि ये इकनॉमी ये तीनों प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगी। तो एक लास्ट सितारा लिखते हैं कि भाई पूरी इकनॉमी के बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो लास्ट सितारे में लिखते हैं कि भाई सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स
सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यानी कि दोबारा से वो बना देता हूँ, 3 बाइफर्केशन। फर्स्ट बाइफर्केशन में तो व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी प्रॉब्लम फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो हमको 3 पे ही बात करनी, चौथी वाली के बारे में नहीं सोचना। तो अब हम सोचते हैं कि अगर हम सब कैपिटलिस्ट इकनॉमी में बैठे हुए हैं, आज हमें यही सोचना है कि हम सब कैपिटलिस्ट इकनॉमी में बैठे हुए हैं, तो इन समस्याओं का क्या समाधान होगा, ये सोचते हैं। आओ बैठ के। तो इस इकनॉमी के बारे में बन के सोचना है। आपको कैपिटलिस्ट इकनॉमी मन में सोचना है कि आप कैपिटलिस्ट इकनॉमी हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या बनाओगे आप। हाँ, कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से बनाओगे, राइट। ये इकनॉमी कैसे डिसाइड करती है क्या बनाना है, कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से। उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मैं इकनॉमी हूँ और सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ब्रेड खानी है, तो मैं क्या बनाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि सारे बच्चे ब्रेड मांग रहे हैं, तो मेरा फ़ायदा किस में होगा, ब्रेड बनाने में। अगर सारे बच्चे मान लो जीन्स मांग रहे हैं, तो मैं क्या बनाऊँगा, जीन्स। तो ये इकनॉमी पता है कैसे डिसाइड करती है, कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से। अच्छा, मान लो 80% बच्चे कह रहे हैं सर अल्कोहल, 20% कह रहे हैं मिल्क, तो मैं क्या बनाऊंगा, अल्कोहल, क्योंकि मुझे पता है कि भाई कंज्यूमर जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रहा है मुझे वो बनानी, तभी मेरा फ़ायदा होगा। तो ये इकनॉमी मतलब अब लिखते हैं सॉल्यूशन कि कैसे डिसाइड करती है क्या बनाए। तो इसका उत्तर लिख लेते हैं एरो डाल के, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। ये इसमें कीवर्ड हो गया, तो आपके एमसीक्यू में ये ऑप्शन में नज़र आएगा, आंख मीच के बस टिक करके आ जाना, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। तो ये इकनॉमी कैसे डिसाइड करती है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस के हिसाब से कि क्या बनाना है। अच्छा चलो, तो ये तो डिसाइड हो गया कि अल्कोहल बनानी है ना, क्योंकि आप सब बच्चे किस चीज़ की डिमांड कर रहे हो, अल्कोहल की। अब दूसरा मुद्दा ये है कि कैसे बनाएंगे। तो एक बच्चा कह रहा है कैपिटल इंटेंसिव। चलो तो इनको क्लियर कर देते ना मेरे दोस्त को। तो देखो मेरे दोस्त, अगर आप कैपिटल से बनवाओगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनवाऊंगा तो 100 रुपये खर्च हो जाएंगे, और अगर मैं मज़दूर से बनवाऊंगा तो 10 रुपये खर्च होंगे। तो बताओ किससे बनवाऊं, मज़दूर से, समझ गए। अच्छा, अगर मज़दूर से 400 रुपये खर्च हो जाएंगे तो कैपिटल से। तो बताओ मैं कैसे बनवाऊंगा, जो सस्ता होगा, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। मुझे मतलब नहीं है मजदूर हो मशीन हो, मेरा मतलब है प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, लिख लें मेन आंसर, लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल सही, जो भी टेक्निक से आपका खर्चा सबसे कम होगा हम उससे ही बनवाएंगे। तो लीस्ट कॉस्ट को आप हाईलाइट कर लो, ये हो गया कीवर्ड। ठीक है, तो गुड्स कैसे बन गए वो भी हो गया। फिर तीसरी समस्या, किसके लिए बनाएंगे, तो इस इकनॉमी में मैंने बताया था ना, 2 तरह की सोसाइटी होती हैं, हैव्स और हैव नॉट, मतलब अमीर और गरीब। तो अगर मैं इकनॉमी हूँ तो मैं गुड्स गरीब के लिए बनाऊँ या अमीर के लिए, और वो किसकी होगी, अमीर की। तो ये इकनॉमी हमेशा
अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगी। तो यहाँ पर गुड्स किसके लिए बनेंगे? अमीर के लिए, एक तरह से कह सकते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं, कीवर्ड हो गया हु हैव बाइंग कैपेसिटी, यानी कि जो आप कह रहे थे ना परचेजिंग पावर, वही मतलब। तो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, जिनके पास परचेजिंग पावर है, हु हैव बाइंग कैपेसिटी, जिनके पास खरीदने की क्षमता है, उनके लिए बनाएंगे। तो अब देखो, तो अब आपको लॉजिकल लगा ना आंसर, क्योंकि ये कौन सी इकोनॉमी में सॉल्यूशंस लिख रहे हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो समझ आया आज का पूरा। बाकी डिस्क्लेमर ये है कि जो भी हमने बातें पढ़ी ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स के रिस्पेक्ट में पढ़ी, इसका मेरा ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं है, कहीं मुझे भी आप बुरा आदमी समझो। लेकिन हाँ, अगली क्लास में जब हम पढ़ाई करेंगे तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ाई करेंगे? सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, उसके पूरे सॉल्यूशंस देख लेंगे। तो आज का बिल्कुल सबको क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो डन फॉर द डे।